मैं इस शहर में आया था सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए, क्योंकि एक्टर हूँ, एक्टिंग से मेरा घर परिवार चल जाए, इतनी ही चाहत लेके आया था। हमें पता नहीं रहता है कि हम किस नाव पे सवारी कर रहे हैं। दिन भर हँसते हैं, मज़े कर रहे हैं, तो वो लगता है कि काम नहीं हो रहा है, मज़े-मज़े में निकल गया। प्रवचन देना सीखा है, फालतू में बोलते रहता हूँ और ये भी बोल देता हूँ कि फालतू में बोलते रहता हूँ। Hello, Namaste, Adab. I'm Smriti Sharma, and today I have the honor of sitting with the versatile Pankaj Tripathi. Pankaj ji, welcome to the show. थैंक यू, धन्यवाद। Congratulations for this award. जी। साल अभी शुरू ही हुआ है, and this is your the साल का पहला award. How is the feeling, sir? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। और ख़ास बात है कि महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों मिला ये सम्मान, तो ये भी गौरव की बात है, सम्मान मिलना। तो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू जी न्यूज़, जी मीडिया इसके लिए, इस सम्मान के लिए। सर, हमने सुना है कि सीएम सर आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये बात आपको कब पता चली और उसके बाद क्या मुलाकात का कभी मौका मिला था आप लोगों को? नहीं, मैं आज दूसरी बार आज मिला हूँ। पहले एक बार मिला हूँ बहुत साल पहले, आज दूसरी बार मिला हूँ। तो पिछले गणपति में घर गया था, सर नहीं थे, वो बाहर थे, तो परिवार के बाकी सदस्यों से मिला और आ गया। नहीं, अच्छा है, उन्होंने मंच से बोला ही, शालीनता की प्रशंसा की, तो अच्छा है, आभार महसूस करते हैं। आमतौर पे राजनीति में व्यस्त लोग लगता है नहीं देख पाते होंगे, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बावजूद उसके अब हम कलाकारों का काम ही है कि आप जब सब अपना काम निपटा के घर आएँ, आप थोड़ी देर मनोरंजन करना चाहें तो हम लोग प्रकट हो जाते हैं स्क्रीन पे और हम आपको एंटरटेन करते हैं आपके सेंसेस के थ्रू। राजनीति में हो या कोई भी दर्शक हो, उनके मन दिल तक पहुंचते हैं, आंखों से देखते हैं और कानों से संवाद सुनते हैं, तो ये सेंसेज ही हैं दोनों। इसके थ्रू जो भावनाएं स्क्रीन पे दिख रही है वो एक दर्शक के मन तक पहुंचती है और उसको तरोताज़ा करती है, उसको मुस्कुराहट देती है, उसको इंस्पिरेशन देती है। कहानियों की यही भूमिका है जीवन में, तो और हम स्क्रीन पे कहानियां ही कहते हैं। सर, आपके सारे जो रोल्स हैं वो इतने ज़्यादा सराहे जाते हैं हमेशा, एंड ओवर द इयर्स आपकी फ़ैन फॉलोइंग वो बढ़ती ही जा रही है। कभी आपने सोचा था जब शुरुआत करी थी कि आप इतने बड़े हीरो बन जाएंगे जहाँ पे इतना प्यार मिलेगा लोगों का? मैं जीवन में जो भी इस वक्त कुछ सालों से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचा था। मैं इस शहर में आया था सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए, क्योंकि एक्टर हूँ, एक्टिंग से मेरा घर परिवार चल जाए, इतनी ही चाहत लेके आया था। सफलता मिलेगी और इस कदर मिलेगी और लोग इतना प्रेम करेंगे, मैंने नहीं सोचा था। और ये कई बार भावुक करता है लोगों का प्रेम। मैं असहज हो जाता हूँ कि अभी पिछले दिन में ही उतने लोग सेल्फी के लिए आ गए, भीड़ अचानक बढ़ गई। मैं चाहता था हर किसी को सेल्फी दूँ, लेकिन लोग आते हैं और वो अगर वो संयमित होके आए और सिंक्रोनाइज होके आए कि भाई एक एक करके फटाफट निकल जाएं, एक साथ सब आ जाते हैं। अब इस कैमरे में देखो, इसमें देखो, भीड़ बढ़ने लगती है, तो मैं आभारी होता हूं। और कई बार सेल्फी नहीं मिल पाया किसी को तो मुझे दुख रहता है 2-3 घंटे तक। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक जगहों पे नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अब ये भी एक है कि हर मोबाइल में कैमरे हैं, तो पहले तो ऐसा भी होता था, लोग सेल्फी लेकर पूछते थे आपका नाम क्या है। अब वो दौर नहीं है, अब हर व्यक्ति को नाम तो पता ही है एटलीस्ट। पर कई भीड़ होने की वजह से या हमें कहीं टाइम पे पहुंचना है, उसी वक्त एक मीटिंग थी और वो आके वेट कर रहे हैं, मुझे जाना था, तो ठीक है, ये होता है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। सर, मुझे ये भी जानना था आपसे कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर बन के आपने शुरुआत करी थी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, एंड देन आज का ये टाइम है कि हम एक इतने आलीशान होटल में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। ये जो सफ़र था वो कैसा रहा और आपने क्या क्या सीखा इसमें? बहुत कुछ सीखा है इस सफ़र में। सबसे बड़ी चीज़ सीखी है धीरज, धैर्य रखिए। समय एक समान नहीं होता है, ख़राब समय भी और अच्छा समय भी, वो बदलते रहता है। उस बदलाव को स्वीकार करो, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छा ही होगा। और ये ज़िंदगी के स्क्रिप्ट है, हम नहीं जानते हैं कल, तो धीरज सबसे ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और जो मानवीय मूल्य है, मानवीय गुण है कि करुणा हो, दया हो, कंपैशन हो। मैं कल पढ़ रहा था कहीं कि
क्या विनम्रता जो है ना, अगर आप बड़ों को दिखाते हैं आप उम्र में, तो वो कर्तव्य है आपका। हम उम्र या हम उम्र और सेम सब क्लास के व्यक्ति को करते हैं तो वो शिष्टाचार है, और अपने अधीन या अपने से छोटे किसी व्यक्ति को करते हैं तो वो बड़प्पन है। मैं बोला कितनी अच्छी लाइन है कि विनम्रता को कैसे डिफाइन किया गया है कि उम्र से बड़े के साथ अगर विनम्र हो तो तुम्हारा वो कर्तव्य है, हम उम्र के साथ हो, हम पद के साथ विनम्र हो तो वो शिष्टाचार है, और अपने से छोटे व्यक्ति के साथ हो उम्र में या पद में या आपके साथ काम करने वाले के तो ये बड़प्पन है। तो ये मानवीय मूल्य हम धीरे धीरे खोते जाते हैं ना, हमें पता नहीं रहता है कि हम किस नाव पे सवारी कर रहे हैं। आपका सवाल वैसे क्या था कि आपने क्या क्या सीखा है? क्या क्या सीखा? ये सीखा, ये भी सीखा, और जीवन सीखने का क्रम है। हम रोज़ सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, और लाइफ ही सीखने का काम है। ना कुछ जानने से लेके हम एक दिन बचपन में बटन लगाना और पजामे का नाड़ा बांधना सीखे हैं, तो सब कुछ सीखते जाते हैं, और जो हम आज बने हैं उन्हीं सीखने और कंडीशनिंग की वजह से है। तो कई बार हम बहुत कुछ सीख लिए हैं, बहुत कुछ जानने लगे हैं, कई बार हमें कुछ अननोन में जाना है जो हम ना जानते हो, ना सीखे हो, ना देखे हो। तो वो ट्रैवलिंग हमें बार बार अननोन का एक्सपीरियंस देता है। किसी नए शहर में जाते हैं, वो अननोन है, वहाँ का आर्किटेक्ट, वहाँ की सड़कें, वहाँ के पौधे, वहाँ क्या होगा हमें मालूम नहीं, अननोन है। तो उसका एक अलग सुख है, आनंद है सीखने में। तो बहुत यही सब सीखा है, और प्रवचन देना सीखा है। फालतू में बोलते रहता हूँ, और ये भी बोल देता हूँ कि फालतू में बोलते रहता हूँ। कई बार लगता है कि बहुत अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सीखते हैं। वो सीखना और हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ हमारी पूंजी है। मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से बातें कर रहा हूँ, ये शायद कोई दर्शक सुनेगा, उसके जीवन में काम भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। सर, आपका एक कैरेक्टर है जो वन ऑफ माय फेवरेट्स है, वो है बिट्टी के पापा इन बरेली की बर्फी, और री रिलीज़ हो रही है फरवरी में। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी थी, मिस कर दी थी, उनके लिए आप क्या मैसेज होगा आपका कि क्यों देखने जाना ज़रूरी है? बहुत अच्छी फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है, और अश्विनी अय्यर ने, नितेश तिवारी उसके राइटर थे, अश्विनी जी डायरेक्ट की थी, और मेरी पसंदीदा डायरेक्टर हैं। तो एक मनोरंजक फिल्म है जिसमें खास करके उस समय जब आई थी तो बाप बेटी के जो एंगल था, जो जिस किस्म के संबंध थे, उसको बड़ा सराहा गया था कि बाप को कुछ अपनी बेटी के अवगुण भी पता है, बावजूद उसके वो स्वीकारता है और बोलता है ठीक है। ये नहीं बोलता कि अवगुण अच्छी बात है, पर बोलता है कि ठीक है, अब तुम जैसी भी हो, बेटी हो। आज ही सुबह एक किस्सा मैं सुन रहा था, किस्सा नहीं, एक रियल लाइफ व्यक्ति की कहानी सुन रहा था कि पिता बेटी से नाराज़ हैं और शादी के बाद मिलते नहीं हैं, कई सालों से नहीं मिले हैं। तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ना उस पिता को जानता हूँ, ना उनकी बेटी को जानता हूँ, पर मैं सोचने लगा कि ये मॉडर्न डेज की कंडीशनिंग है कि अगर किसी बेटी ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ चली गई तो कैसे वो क्या, कौन सा माइंडसेट होगा या कौन सा इमोशनल भाव होगा जो बोलता होगा कि अब नहीं मिलना है। मैं नहीं जानता हूँ, बतौर एक्टर भी मैं नहीं समझ पाता हूँ। मुझे एक्सप्लोर करना है कि यार ये ऐसे कैसे संभव है। सर, एक बिट्टी के पापा वाला कैरेक्टर है, वही उसी बिट्टी के पापा से ही मैं वो मुझे रिलेट कर रहा था कि यार बिट्टी के पापा से मैं बहुत रिलेट किया था कि यार ठीक है, मैं जरूर अपने बच्चों को या अपने आसपास किसी को गाइड करूंगा कि भाई ये चीज़ अवगुण है, इसको मत करो, लेकिन उसके आधार पे मैं ऐसा ना करूं कि मैं संबंध खत्म कर लूं। राइट। और कभी कभी क्या आप में वो मुन्ना भैया वाले पापा, कालीन भैया वाला भी रूप कभी आता है सामने एज अ फादर? आता ही होगा क्योंकि हम सब तो ग्रे व्यक्ति हैं, तो कभी कभी हो सकता है आता होगा। चूँकि मेरे अपनी बेटी के साथ तो नहीं आता है, पर कभी कभी उसके डिसिप्लिन को लेकर मैं थोड़ा ऊंची आवाज़ में हल्का बोल देता हूँ, उतना ही उसके लिए काफ़ी है, दुखी हो जाती है कि थोड़ा डिसिप्लिन रहो, समय से जगना सोना, और कुछ नहीं। इसी के बारे में पहले मैं खाने के लिए पीछे पड़ा रहता था। तो हम तो सीखते रहते हैं ना, हम अपने सराउंडिंग्स में अपनी पत्नी से, बच्चे से,
भाई से, साथ काम करने वाले कलीग से, या सोसाइटी में तो हम सुबह घर से निकलते हैं तो 100 लोगों से मिल रहे हैं ना। फिल्म यूनिट में ही गए, जैसे आपके कैमरामैन दादा हैं, ये लाइटमैन दादा हैं, तो हम तो कई लोगों से मिल रहे हैं, तो सबसे सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं। आचरण बहुत बड़ी चीज़ है कि आचरण पे नज़र, अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा बर्ताव, मेरा आचरण कैसा है, अच्छा रहे। सर, एक फुकरे और स्त्री वाला कैरेक्टर है आपका, जो बहुत ही प्यारा एंडियरिंग कैरेक्टर है, और एक है कालीन भैया वाला कैरेक्टर। दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन आपको कौन सा कैरेक्टर करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इंटेंस या कॉमिक वाला? कॉमेडी में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। इंटेंस में क्योंकि एफर्ट बहुत लगाना पड़ता है, कॉमेडी में मेरे लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो आसानी से हो जाता है। और क्या है कि उसमें करते हुए भी हंसते हैं आप, दिन भर हंसते हैं, मज़े कर रहे हैं, तो वो लगता है कि काम नहीं हो रहा है, मज़े मज़े में निकल गया। तो कॉमेडी रोल में एक्टर को, मुझे तो मज़ा आता है करते हुए, क्योंकि दिन भर आपको कुछ लोड नहीं लेना है। उन कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। रुद्र भैया ऐसे बकवास करते रहते हैं, अलबल वो कहानी सुनाने आए हैं, बोलता अरे अब वो आए हैं जो बताने आइए, बोले दर्द ही तो दिखाने आए थे, जबकि चिट्ठी दिखाने आए थे। और वो अपना कि समा को उठा ले गया, उसकी कहानी, मेरी समा, मैं तो कुछ नहीं। बोला अरे जो दिखाने आए थे वो दिखाइए, एक सीन है ना। बोला ये दर्द ही तो दिखाने आए थे, नहीं बोले चिट्ठी दिखाने आए थे, कहाँ से वो चिट्ठी आई, बोले वो हाँ, फिर चिट्ठी पे आते हैं। तो उनमें मज़ा आता है, फन आता है कॉमेडी करते हुए, लोड ज़्यादा नहीं लेना पड़ता है। अभी बीच में कुछ कहानी आई, बड़ी गंभीर कहानियाँ, मैं बोला भाई मेरे को मत सुनाओ, अभी गंभीर कहानियाँ मुझे नहीं करनी है, मन नहीं है। जीवन में पिछले 6-8 महीने से काफ़ी गंभीरता देख रहे हैं, तो अब थोड़ा सा उस अलग सुर का काम करना है। Okay. इस बार तो कुछ थोड़ा रोमांस का टच भी था। स्त्री वन में तो हमने शमा का नाम सुना था, इस बार देखा भी, और तमन्ना भाटिया आपकी शमा थी। आपके घर पे मैडम का क्या रिएक्शन था? कुछ रिएक्शन नहीं था मैडम का। मैडम को कोई, उनको पता है उनके पति प्रोफेशनल एक्टर हैं। नहीं, कुछ फीडबैक कुछ आया हो कि भाई इससे ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हो कि नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया? वो तो स्क्रिप्ट अलाउ करता है ना कि स्क्रिप्ट में कितना लिखा गया है। तो इस बार तो उसको इस्तेमाल, उस किरदार का प्रयोग ही ऐसा था कि एक सॉन्ग करेंगी और किडनैप हो जाएंगी, क्योंकि उस शहर में क्राइसिस है, कौन नाचेगा। तो रुद्र भैया बोलते हैं मैं करूँगा व्यवस्था, मैं जानता हूँ किसी को। तो हमारे लिए बोला, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए नाचेगी। उनको इतना भरोसा है। जबकि पार्ट 1 में बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो किरदार स्क्रिप्ट में नहीं था सोमा, और रैंडम हमने नाम ले लिया। मैंने फ़ोन कॉल आ रहा है, बोला कुछ तो, मैं बोला यार क्या करें, था कि किसी का फ़ोन आ गया, चले गए। पहले से जब पहली बार नाम लिया था तो मैं बोला किसी का नहीं, मैं ना अमर ऐसा बोल देता हूँ, समा क्या मेरे जीवन में आने वाली हो। मैं फ़ौरन जीवन लेके आया और बाइक स्टार्ट की और चले गए। तो वो सिर्फ एस्केप के लिए हमने एक कैरेक्टर गढ़ लिया कि जल्दी एस्केप करना है, कि चौथा उपाय बता रहे हैं स्त्री का, उन दोनों आपार शक्ति और अभिषेक को। फिर जब मैंने फिल्म देखी तो समा वो गाना लगा दिया उसने। फिर एक सीक्वेंस था लाइब्रेरी में जिसमें हम दिया जल रहा है, तो बोलता हूँ समा मैं आ रहा हूँ बुझाते हुए। तो समझ में नहीं आता कि समा ये रियल में कोई नाम है समा, या कि ऐसे ही समा समा, क्योंकि रुद्र भैया पर कुछ भी अलबल ज्ञानी आदमी है, बोलते रहते हैं। तो इस बार अमर कौशिक ने रच दिया कहानी, नरेन भट्ट ने किरदार ला दिया। होपफुली अगले पार्ट में और कुछ होगा। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि शमा वाला जो पूरा सीक्वेंस है स्त्री 2 में, दैट बिकेम सच अ हाईलाइट ऑफ द मूवी। जी 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 जी, बहुत पॉपुलर हुआ वो गाना भी, वो ट्रैक भी, वो एक सीक्वेंस बड़ा अच्छा था टेंट के अंदर। अमर जादूगर आदमी है, अच्छा दुनिया रचते हैं। सर मुझे आप ये बताइए कि मिर्ज़ापुर में जो है वो गद्दी आपके हाथ में आते आते नहीं आती, आप सीएम बनते बनते रह गए। ये आगे जाके क्या हम रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा देखेंगे कि पॉलिटिक्स में हम पंकज त्रिपाठी जी को देखें? मुझे नहीं पता है आगे का, मुझे सच में कुछ नहीं पता है, वो अननोन है, अज्ञात है। तो हाँ, अब हम आगे का इस रुचि के हिसाब से तय करते हैं कि इंटरेस्ट कितना है। मैं पॉलिटिकली अवेयर आदमी हूँ, काफ़ी राजनीति के बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। अभी देवेंद्र जी को बड़े चाव से सुना यहाँ पे, लेकिन अभिनय में ज़्यादा रुचि है उससे। अभिनय में क्योंकि वहाँ संभावना है बहुत किरदार करने का, तो मुझे अननोन है
तो अरुचि के आधार पर देखें तो अभी तो मेरे भीतर से रुचि मुझे नहीं दिखती है। ओके सर, आप इतने बिजी हैं, बैक टू बैक शूट्स होते हैं, एंडोर्समेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फिर भी आपने एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश की है। आजकल जो यूथ है वो वर्क लाइफ बैलेंस तो उनके डिक्शनरी में है ही नहीं, तो उनके लिए क्या टिप होगी आपकी? नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं कई यंग एक्टर्स को मिलता हूँ और मैं कभी उनका वीडियो देखता हूँ तो मैं मैसेज कर देता हूँ फ़ोन की, थोड़ा रेस्ट करो, तुम थके हुए दिख रहे थे। मैंने 1-2 किस्सा किया पिछले दिनों। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। काम मेरा नहीं था, खुद नहीं था। मैं ये अपने जीवन में सीखा हूँ कि मेरी बच्ची 6वीं 7वीं 6ठी क्लास से 10th तक कैसे बड़ी हो गई मुझे नहीं पता। रात को आता था, सोते हुए देखता था, सुबह चला गया। वीकेंड पे भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं वो वीकली ऑफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेरे मन में। अभी समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है। मुझे खुद बर्नआउट हो गया, मुझे थकान होने लगी, एक्टिंग करने का मन नहीं करता था। तो वो बहुत आवश्यक है, और वो नॉट एक्टिंग के लिए, किसी भी फील्ड के लिए ज़रूरी है कि भाई आपके जीवन और काम का एक संतुलन बना रहे। अगर हफ्ते में 5 दिन काम करने का या 6 दिन काम करने का कॉन्सेप्ट है, तो वो सब ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन स्टेमिना को ध्यान में रखते हुए ही बना होगा। 8 घंटे की शिफ्ट बनी होगी कि भाई 8 ही घंटे काम करना है, या ओवर टाइम हुआ तो 12 घंटे। तो वो बहुत आवश्यक है, और क्रिएटिव फील्ड में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मेरे 12 घंटे में आप क्रिएटिव नहीं रह सकते हो। मैं बोलता हूँ फिल्मों के सेट पे, मेरा एक्टर जा चुका है, लेबर बैठा हुआ है, मेरे को 8-9 घंटे बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेबर बोलता है आप एक्टिंग लेबर कर रहा है, एक्टर नहीं कर रहा है, एक्टर निकल चुका है, अब लेबर बचा है। तो मुझसे नहीं होता, क्योंकि मैं वो बैलेंस नहीं था, तो मैं उतना बर्नआउट हो गया था पिछले दिनों। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड के लिए, नॉट सिनेमा एक्टिंग, इवन आपके पत्रकारिता के लिए, जो कैमरा कर रहे हैं दादा, उनके लिए, कि हम बॉडी को रेस्ट देंगे, दिमाग को रेस्ट देंगे, तभी तो अगले दिन के लिए अच्छी तरीके से तैयार होंगे। सर, अभी वो बहुत ही वायरल हुआ था हाल ही में एक स्टेटमेंट 90 आवर वर्क वीक का, कि संडे को भी काम करना चाहिए, और आप अपनी बीवी को कितनी देर तक घूरेंगे, संडे को तो आप ऑफिस आ जाइए। क्या आपने सुना था इसके बारे में, और क्या रिएक्शन? नहीं सुना था। मैं आजकल मीडिया और फ़ोन से दूर रहता हूँ। मैंने सारे सोशल ऐप लॉग आउट करके रखे हैं। जो मेरे पोस्ट डलता है वो पीछे बैठे हुए व्यक्ति ही डालते हैं, तो मैं नहीं ध्यान देता हूँ, तो मैं नहीं देखा था। पर नहीं, अगर जब वो तो बहुत ज़रूरी है, हम तो पहले बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि मेरे लिए मस्ट है अब तो ना। आखिर हम काम क्यों करते हैं? काम करने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए काम करते हैं ना, कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, उसके लिए काम करता है हर व्यक्ति। श्रम को, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आप किसी भी फील्ड में हो, बिना उसके 2 रोटी नहीं मिलेगी। ये दुनिया ऐसी बनाई गई है कि परिश्रम तो करना पड़ेगा। लेकिन हम काम करने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए काम कर रहे हैं ना। हम तो उसका एक संतुलन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ऑन दैट नोट वील एंड द कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।